साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, ये मौर्य साम्राज्य चल रहा है। मौर्य साम्राज्य पार्ट 2 हो गया है। आज पार्ट 3 अशोक हम लोग पढ़ेंगे। अशोक का राज्याभिषेक। हम लोग अशोक बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात अशोक राजगद्दी पर बैठा। अशोक के राजगद्दी के बैठने में कुछ सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों को मार करके गद्दी पे बैठा और कई एक मतलब दिव्यावदान और कई एक बातें कहते हैं कि गद्दी के लिए बहुत ही संघर्ष हुआ। अशोक के इतिहास की जानकारी हमको अशोक के शिलालेख एवं अभिलेखों से प्राप्त होता है, उत्कीर्ण अभिलेखों से। लेकिन प्रारंभिक जीवन की प्रारंभिक जो अशोक का इतिहास है वो हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होता है, दिव्यावदान सिंघली अनुश्रुतियों से ही प्राप्त होता है। और अशोक महान के मतलब महान कहा गया है। पहले हम लोग अशोक की प्रशासनिक थोड़ा राजनीतिक इतिहास के बारे में थोड़ा आज पढ़ेंगे। उसके बाद अगले दिन अशोक के शिलालेख के बारे में, किस शिलालेख में क्या उत्कीर्ण है, ये हम लोग देख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि अशोक पूरा ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने कहा था पूरा मौर्य साम्राज्य ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें अशोक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे। अशोक अपना राज्याभिषेक 273 ईस्वी में अशोक का राज्याभिषेक होता है और 3 वर्ष में मतलब संघर्ष होता है राज्य के लिए। अशोक जब मृत्यु होती है बिंदुसार की, तो अशोक उज्जैन का राज्यपाल होता है और उसके बाद अशोक अपने भाइयों से संघर्ष करके और गद्दी प्राप्त करता है। और उसके बाद अशोक अपने काल के 8वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करता है। हालांकि झा श्रीमाली किताब में 9वें वर्ष में लिखा हुआ है, लेकिन 8वें वर्ष पे ही निशान लगता है। अगर 8 ना हो, 9वां वर्ष ही लिखा हो तो हम 9वें वर्ष पे ही निशान लगाएंगे, लेकिन 8वें वर्ष पे ही जो है मिलता है और 8वें वर्ष पे ही निशान लगाना है। और उसके बाद अशोक कलिंग, ये जो कलिंग पे आक्रमण करता है, इसका विवरण हमें 13वें अभिलेख से प्राप्त होता है अशोक के। और उसके बाद अशोक बहुत सारे नैतिक और आचरण और बहुत सारी जो है उत्कीर्ण कराता है और अशोक पूरे भारत के साम्राज्य को एक रूपता देता है। तक्षशिला को जीतता है, साथ ही साथ कलिंग को जीतता है, क्योंकि नंद वंश के बाद ये पता चलता है कि कलिंग स्वतंत्र हो गया था, क्योंकि चंद्रगुप्त की मौर्य के काल में कलिंग का उल्लेख नहीं मिलता है। और कलिंग को जीतना भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था कई रूपों में, क्योंकि व्यापार, पूर्व से जो व्यापार होता था वह व्यापार बहुत ही जरूरी था कलिंग को जीतना। और दूसरा, कलिंग हाथियों के लिए बहुत ही फेमस था। तो कई इन बातों को ध्यान में रखते हुए अशोक जीतता है। और अशोक का जो है केवल एक ही रानी कारवाकी अपने अभिलेखों में मिलता है। अशोक की केवल एक रानी का जिक्र मिलता है। और अशोक प्रारंभ में शैव धर्म, जैसा कि राजतरंगड़ी में, कल्हड़ की राजतरंगड़ी में अशोक प्रारंभ में शैव का पुजारी माना जाता है, लेकिन बाद में बौद्ध मुगल पुत्र तिष्य के उसमें बौद्ध ग्रंथ बताता है कि अशोक बौद्ध हो गया था। लेकिन आगे हम देखेंगे कि अशोक बौद्ध था कि नहीं बौद्ध था, इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। अभी अशोक से संबंधित कुछ हम फैक्ट लिख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम लिखते हैं। अशोक का इतिहास हमें अशोक के शिलालेख एवं अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होती है। हालांकि मैंने कहा कि अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी हमें शिलालेख से नहीं प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथों से मिलता है। यहां पे हम लिख लेते हैं कि अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी
हमें बौद्ध ग्रंथ, दिव्यावदान व सिंघली अनुश्रुति, दिव्यावदान और सिंघली अनुश्रुतियों से प्राप्त होती है। से अनुश्रुति से प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ये भी हम लिख लेते हैं। दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेख, इससे दो फैक्ट मिलता है हमको। एक तो मास्की एवं गुर्जरा कहाँ है, तो यह दक्षिण भारत में है, और दो और नेक्टर, ये और अभिलेख हैं जिनका भी हमें नेक्टर और उदेगोलम, ये भी साउथ में ही है। नेक्टर एवं उदेगोलम दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेख मास्की एवं उदेगोलम अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। अशोक वर्धन मिलता है। ये एग्जाम की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबके सब। फिर अगला फैक्ट हम लिख लेते हैं कि ईरान में, ईरानी भाषा में अशोक को देवानामपिय या देवानामपियदेसी के नाम से प्रसिद्ध थे। बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, तो लिख लेते हैं। अभिलेखों में ईरानी शैली, ये ईरानी शैली दारा प्रथम के द्वारा आया था। ये साइरस का ही जो है वंशज है, और ये हकमनी साम्राज्य का पहला ऐसा शासक था दारा प्रथम, जिसने सफल आक्रमण भारत पर था। दारा प्रथम में ईरानी शैली में देवानामप्रिय या देवानामपिय और देवनामपियदसी उपाधियों से विभूषित किए गए हैं। फिर हम अगला फैक्ट लिख लेते हैं कि राज्याभिषेक के समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ गया है कि राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अभी जब हम आर्थिक इतिहास और प्रशासनिक इतिहास में पढ़ेंगे तो इनके अधिकारियों का नाम जो है वो एक लिस्ट है, उस लिस्ट का में जो अधिकारियों का नाम है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम एक अशोक के राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा हम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह वहाँ से भी एक प्रश्न आना अनिवार्य रूप से ही आता है, तो ये भी देखते हैं। फिर कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव था। और दूसरा फैक्ट ये है कि कलिंग युद्ध के 8वें वर्ष में, तो हम दोनों फैक्ट लिख लेते हैं।
कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8वें वर्ष (261 ईस्वी पूर्व) कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई और 1 लाख से ही ज्यादा लोग कैदी बनाए गए। तो माना यह जाता है इतिहास में कि अशोक इस युद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उसका हृदय बहुत ही कोमल और निर्मम। हालांकि अशोक को ज़रूरत के हिसाब से युद्ध करना पड़ा, क्योंकि अशोक को कलिंग को जीतना अनिवार्य था और इसलिए वह युद्ध करना पड़ता है। और उसकी रानी कारवाकी भी वहीं थी और कलिंग को जीत करके अशोक 2 राजधानी बना देता है, उत्तरी तोशली और जौगढ़ 2 राजधानी बनाता है। तो देख लेते हैं विजयोपरांत या विजय के बाद अशोक कलिंग की 2 राजधानी बना देता है। कलिंग को 2 राजधानी बनाता है। कलिंग को 2 प्रशासनिक राजधानी पहला है उत्तरी केंद्र राजधानी तोशली। उत्तरी इसका राजधानी तोशली। उत्तरी तोशली तथा दूसरा दक्षिणी जो जौगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर अपने ही शिलालेख में अशोक अपनी रानी कारवाकी का उल्लेख करता है, तो वो भी हम देखेंगे। उससे पहले एक चीज हम और देख लेते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो कलिंग का युद्ध था वो हाथियों के लिए था और प्लिनी के अनुसार, यानी प्लिनी का जो अभिलेख के अनुसार जो मेगास्थनीज ने जो लिखा था वो उसमें लिखा है कि व्यापार की दृष्टि से अशोक को तो क्या कहते हैं कलिंग को जीतना बहुत ही अनिवार्य था। तो यह भी फैक्ट के रूप में जान लेते हैं। तो और अगला फैक्ट हम लिख लेते हैं कि अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारवाकी का जिक्र है। कारवाकी का जिक्र है या कारवाकी का उल्लेख मिलता है। फिर अगला फैक्ट हम देख लेते हैं, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि कल्हड़ की राजतरंगणी से पता चलता है कि अशोक प्रारंभ में शैव था। अशोक प्रारंभ में शैव था, लेकिन बाद में मोगल पुत्र तिस्य के करीब आके और बौद्ध अशोक के काल में ही तीसरी बौद्ध संगीत कराई जाती है पाटलिपुत्र में, और अशोक बौद्ध हो जाता है। तो क्या अशोक बौद्ध था या फिर बहुत सारे जो है अशोक ने जो अपनी जो है कार्य किए वो बौद्ध से प्रभावित होकर किया था या बौद्ध ग्रंथों से प्रभावित होकर किया था, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, फिर अगला फैक्ट है अभिलेखों। अशोक के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है, अशोक के अभिलेखों से अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम प्रांत अफगानिस्तान से कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान से उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान से और दक्षिण में कर्नाटक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला था, तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। कलिंग जीतने के बाद बंगाल पहुंच जाता था, बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा था। फिर उसके बाद एक फैक्ट हम और देख लेते हैं। असम अशोक के काल में बाहर था, अशोक के साम्राज्य से बाहर था। तो ये चीज हम जान लेते हैं, असम नहीं शामिल था। लेकिन इसका एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं साथियों, क्योंकि ये जो है राजनीतिक इतिहास अशोक के काल के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। अशोक का इतिहास हमको प्रारंभिक रूप से अशोक के शिलालेख एवं अभिलेख पे उत्कीर्ण कराया था शिलालेख, और उस पर जो उन्होंने उत्कीर्ण कराया था उस पर मिलता है। और लेकिन प्रारंभिक इतिहास हमको नहीं मिलता है। तो प्रारंभिक इतिहास हमको अशोक के जीवन की प्रारंभिक इतिहास, ये अगर प्रश्न आएगा कि प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है, तो हमको बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान एवं सिंघली अनुश्रुतियों से मिलता है। फिर हम देखते हैं दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेख मास की गुर्जरा नेक्टर, ये जो अभिलेख मिले हुए हैं मास की गुर्जरा, ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि मास की गुर्जरा पहली बात तो कहाँ है, और दूसरा ये पूछा जाता है कि इसमें मतलब ये भी पूछा गया है कि अशोक वर्धन कहाँ से नाम मिला है। तो ये मास की गुर्जरा नेक्टर और उदयगोलम, तो नेक्टर और उदयगोलम भी ध्यान में रखेंगे। हालांकि एग्जाम के दृष्टि से अभी एग्जाम में नहीं आया है, मास की गुर्जरा को ज़्यादा पूछा गया है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। फिर ईरानी शैली में अशोक को नाम उपाधियाँ दिया गया, देवा नाम पिए तथा देवा नाम पिए दस्सी नाम दिया गया है अशोक को। मतलब ये नाम अशोक के ऊपर बहुत ही मतलब फेमस था ये नाम। तो ये ईरानी शैली में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये पूछा जाता है देवा नाम पिए किसको कहा जाता है, या देवा नाम पिए की उपाधि या देवा नाम पिए दस्सी की उपाधि किसकी है, तो यह अशोक की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें कलिंग का युद्ध हमने बताया कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व, हालांकि झांसी माली में 9वें वर्ष लिखा हुआ है। झांसी माली इतिहास की किताब है, उसमें 9वें वर्ष लिखा है, लेकिन 8वें वर्ष को हम ज़्यादा NCERT की किताब और ज़्यादातर किताबों में 8वें वर्ष लिखा है, तो हम 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध 8वें वर्ष 261 वर्ष ईस्वी पूर्व में अशोक का कलिंग पे आक्रमण हुआ। और कलिंग का आक्रमण किस लिए हुआ, दो कारणों से। एक तो
अशोक की रानी कारवाकी भी वहीं की हैं। और दूसरा, अशोक को व्यापार के लिए कलिंग को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरे, हाथियों के साथ हाथियों का जो व्यापार और हाथियों के लिए कलिंग का युद्ध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हाथियों के लिए उसने युद्ध किया था। हालांकि मैगस्थनीज जो प्लिनी के से जो है मिला, मैगस्थनीज ने जो लिखा वहाँ से पता चलता है कि उसने व्यापार की दृष्टि से जो है कलिंग को जीता था। और कलिंग जीतने के बाद उसने दो राजधानी, उत्तरी को तोशली और दक्षिणी को जौगढ़, दो राजधानी, दो प्रशासनिक उसमें बांट दिया था, जिससे कि उसको प्रशासन करने में आसानी हो। फिर उसके बाद यहाँ पे यही फैक्ट है कि विजय के अनुसार यहाँ पे दो प्रशासनिक राजधानी, उत्तरी राजधानी तोशाली तथा दक्षिणी राजधानी जौगढ़ को अलग कर दिया, मतलब प्रशासनिक दृष्टि से। फिर अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारवाकी का जिक्र है, एक ही रानी कारवाकी का जिक्र है। और फिर कल्हड़ बताते हैं, कल्हड़ अपने राजतरंगिणी से बताते हैं कि अशोक प्रारंभ में शैव था, यानी कि शिव का पुजारी था, और बाद में बौद्ध के रूप में हमको देखते हैं। फिर अगला फैक्ट है, अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, जैसा कि मास्की और गुर्जरा मिला है, और अफगानिस्तान में जो लिपि मिली है। और उसके बाद हम देखते हैं बंगाल में, पूर्वी बंगाल, यानी कलिंग जीतने के बाद बंगाल पहुंच जाते हैं। और फिर इस तरह हम देखते हैं अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। हालांकि असम का जिक्र नहीं मिलता है। तो इतना हम देख लेते हैं। असम के अशोककालीन साक्ष्यों के ना मिलने से स्पष्ट होता है कि मौर्य साम्राज्य के बाहर था असम। तो इतना हम अशोक की प्रशासनिक जो राजनीतिक इतिहास के बारे में हम देखते हैं। अब अगली वीडियो में हम अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए शिलालेख और अभिलेखों पे हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम आगे मौर्य प्रशासन और मौर्य अर्थशास्त्र पर जो अधिकारी हैं, मौर्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, और मौर्य के अर्थशास्त्र में क्या क्या कैसे हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 2 वीडियो में ये साथियों खत्म हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। तो इसको देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।